वहीं एक महाराष्ट्र के पुराने नेता नीतीश जी से मिलते हैं, धोखेबाज नंबर 1। लेकिन उस समय कांग्रेस की नजर केवल असेंबली इलेक्शंस पर है। The views expressed in this blog are hosted on my own website, are strictly personal and do not reflect the views of any organization. नमस्कार दोस्तों, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में बात करेंगे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री पर जो सभी सुर्खियों में है। वही नीतीश कुमार जिनको कुछ लोग कहते हैं धोखेबाज नंबर 1, वहीं बाकी कहते हैं पॉलिटिकल उस्ताद नंबर 1। जो भी हो, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अब एक रिकॉर्ड है। पहले मुख्यमंत्री जो 9 बार जिनका शपथ ग्रहण हुआ है, 9 टाइम्स स्वेरिंग इन, ओनली नीतीश कुमार। लेकिन आपके सामने मैं वो कहानी बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने ये पलटू राम जो हैं, क्यों उन्होंने स्थिति इस तरह से पलट दी महागठबंधन से एक बार फिर एनडीए के पाले में। मई का महीना था 2023 में, एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के घर पे। उस मीटिंग में खड़गे जी शामिल थे, राहुल गांधी शामिल थे, नीतीश कुमार शामिल थे। उस मीटिंग में तय हुआ कि नीतीश कुमार पहल रखेंगे कि एक ऑपोजिशन गठबंधन बनना चाहिए। नीतीश जी को कांग्रेस ने कहा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। नीतीश जी को लगा मेरा जो सपना है एक तरह से कि केंद्र की राजनीति में, सेंट्रल राजनीति में आ सकूं, वो अब साकार होगा। उन्होंने तुरंत पटना में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जून के महीने में, सभी विरोधी दलों को एक साथ इकट्ठा किया और ऐसा एक माहौल बनाया जिससे लोगों को लगा यार नीतीश कुमार जो है वो अब इस अलायंस के संयोजक बनेंगे। लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं होती है। अगले महीने जुलाई के महीने में जब बंगलोर में एक 5 स्टार आलीशान होटल में इसी तरह से एक मीटिंग होती है, तब वो मीटिंग कांग्रेस आयोजित करती है। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में और उस मीटिंग में एक नाम प्रस्ताव किया जाता है, इंडिया अलायंस। ममता बनर्जी ये नाम आगे करती है कि इस अलायंस का नाम इंडिया अलायंस होना चाहिए। नीतीश जी इसका विरोध करते हैं, लेकिन नीतीश जी की बात कोई सुनता नहीं है। नीतीश जी गुस्से में है लेकिन कहते कुछ नहीं है। अगस्त सितंबर में इसी तरह से एक और मीटिंग मुंबई में होती है। वहां नीतीश जी प्रस्ताव रखते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। यह बड़ा एक मुद्दा लेकर हम मोदी सरकार को घेर सकते हैं। ममता बनर्जी इसका फिर विरोध करती है, वॉकआउट करती है इस मुद्दे को लेकर। नीतीश जी का वो प्रस्ताव जो है वो वहीं का वहीं एक तरह से रह जाता है। नीतीश जी अब गुस्से में है लेकिन कर कुछ नहीं पाते। वहीं एक महाराष्ट्र के पुराने नेता नीतीश जी से मिलते हैं और वो देखते हैं कि नीतीश जी की जो मानसिक हालत है वो कुछ ठीक नहीं है। उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर हो रही है। यहां तक कि नीतीश कुमार ये बात उनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है ये नहीं बता पाते। MK स्टैलिन उनके नजदीक बैठे हैं लेकिन उनका नाम नीतीश कुमार नहीं याद कर पाते हैं। ये महाराष्ट्र के नेता बड़े अस्वस्थ होते हैं और कहते हैं कि देखिए, एक अन्य नेता से कहते हैं देखिए नीतीश जी की हालत कोई कमजोर नजर आती है, आप उनका अच्छा देखभाल करिए। लेकिन उस समय कांग्रेस की नजर केवल असेंबली इलेक्शंस पर है, विधानसभा इलेक्शंस पर है। इंडिया अलायंस की मीटिंग न सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नहीं होती है। नीतीश बड़े अस्वस्थ हैं कि ये क्या हो रहा है। जब दिसंबर के चुनाव के नतीजे निकलते हैं और कांग्रेस बुरी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हारती है, तो नीतीश जान गए कि अब तो कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पाएगी। नीतीश जी तुरंत अपने खास सहयोगी संजय झा जो है उनसे बात करते हैं। कौन है संजय झा? संजय झा एक जमाने में अरुण जेटली के करीबी थे। ना केवल जेटली जी के करीबी थे, वो बीजेपी में थे और फिर जेडीयू में आए। आज जो भी चीज नीतीश कुमार करते हैं बगैर संजय झा के कंसल्टेशन के बगैर नहीं करते। वो संजय झा को कहते हैं आप बीजेपी से संपर्क करिए, हम घर वापसी के लिए तैयार हैं।
नीतीश जी जेपी नड्डा से बात करते हैं, जेपी नड्डा अमित शाह से बात करते हैं, अमित शाह ग्रीन सिग्नल नरेंद्र मोदी जी से लेते हैं। जब दिसंबर में इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है तब नीतीश जी ने लगभग मन बना लिया है कि अब मैं वापस एनडीए में जा रहा हूं। उस मीटिंग में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल प्रस्ताव रखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन बनाना चाहिए इस इंडिया अलायंस का, एक तरह से चेहरा। नीतीश जी बड़े गुस्से में हैं। यही लोग जो मई के महीने में मुझे कह रहे थे कि आप संयोजक बनकर आगे बढ़िए, पहल करिए, आज मुझे इस तरह से किनारे कर रही है। वो संजय झा और एक और उनके सहयोगी अशोक चौधरी को कहते हैं चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करिए, अब कोई समय नहीं है, तुरंत हम बीजेपी के साथ आप बातचीत आगे बढ़ाइए। बातचीत आगे बढ़ती है। दिसंबर के महीने में ही तय होता है कि नीतीश जी एनडीए में शामिल होंगे। जनवरी के महीने में मल्लिकार्जुन जी खड़गे 6 महीने बाद, मई के 6-7 महीने बाद वर्चुअल मीटिंग में कहते हैं नीतीश जी आप कन्वीनर अब बनिए। नीतीश जी इसको ठुकराते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी डील कर दी है बीजेपी के साथ। बस एक ही चीज वो चाहते हैं कि आप हमें कुछ एक फेस सेविंग फॉर्मूला दीजिए, और इस फेस सेविंग फॉर्मूला में नरेंद्र मोदी सरकार एक घोषणा करती है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को हम भारत रत्न दे रहे हैं। वही कर्पूरी ठाकुर जो एक तरह से नीतीश कुमार के मेंटोर माने जाते थे, उनके गुरु माने जाते थे। नीतीश कुमार एक और रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी के सामने, जो भी हो मुख्यमंत्री हम रहेंगे। बीजेपी मान जाती है क्योंकि बीजेपी की नजर 2024 के चुनाव में है, जहां पिछली बार 40 में से 39 सीटें बिहार में एनडीए को मिली थी। एक माहौल बनाना चाहती है बीजेपी जिसमें ऐसा लगे कि महागठबंधन और कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई है। नीतीश जी के लिए बल्ले बल्ले कि वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले कि वो एक तरह से बिहार में उनका वर्चस्व कायम रहेगा। ये मेरे दोस्तों एक असली राजनीतिक खेल की कहानी है जिसमें बीजेपी और नीतीश एक साथ आकर उन्होंने कांग्रेस को कॉर्नर किया है। अब आप बताइए इसमें कोई आदर्श है, इसमें कोई विचारधारा है, या इसमें केवल सत्ता की लड़ाई है। एक जमाना था जब नीतीश जी को कहा जाता था सुशासन बाबू, अब उनको कहा जा सकता है शासन बाबू। वो जानते हैं कि ये शासन का खेल कैसे खेलना है। एक और आखिरी बात, आप जानते हैं कि 2022 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में एक बार फिर आए, उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा कि 2025 के चुनाव के पहले आप मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं केंद्र में राजनीति करूंगा। आज देखिए क्या हुआ है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू जी के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी तो है ही। लालू जी ने मुझे एक बार कहा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। दोस्तों, ये राजनीति की एक कहानी है। नमस्कार।